मैं यानी कि रोशन शाह एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी फैमिली का और अपने फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? आज मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार सा पेपर। ठीक है, सैंपल पेपर लेके आया हूं। मिड टर्म एग्जाम आप लोगों का बहुत ही नजदीक है, 3-4 दिन रह गए हैं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग एक पेपर तो भाई सॉल्व करके जाओ। अगर आप एक दिन पहले 2 दिन पहले भी इस वीडियो को देख लेते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा इस पेपर के माध्यम से। ठीक है, देखो पेपर 100% यूजफुल रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि पूरा आपके जो मतलब मिड टर्म का जो सिलेबस है उसी सिलेबस और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ये पेपर रहेगा। तो आप सभी इस पेपर को सॉल्व जरूर करें मजेदार तरीके से। मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। एमसीक्यू 21 एमसीक्यू रहेंगे, है ना जी। चलो एक बार पहले पेपर को हम समझते हैं किस तरीके का हमारा पेपर रहेगा। साथ ही साथ ये पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में है। तो अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हमारे चैनल पे आए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भैया इंग्लिश मीडियम में भी वीडियो प्रोवाइड कराइए, आप हिंदी मीडियम वाले पे ही ध्यान देते हैं। तो वैसे तो भाई हिंदी मीडियम वाले ही हमारे चैनल के मेन ऑडियंस जो है, आप सभी ज्यादातर हिंदी मीडियम के हैं। तो हम तो भाई हिंदी मीडियम के लिए काम करते रहेंगे। अगर आगे चल के कुछ प्लान बनता है तो इंग्लिश मीडियम में भी कंटेंट लाया जाएगा, कोशिश करेंगे हम, है ना। यहाँ पे आपको पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में देखने को मिलेगा। सॉल्व मैं हिंदी मीडियम में करवाने वाला हूँ, बाकी इंग्लिश वाले भी देख के समझ जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत उनको नहीं आएगी। ठीक है, देखो ये मिड टर्म का एक पेपर है, प्रीवियस ईयर पिछले साल का पेपर है। ठीक है, 2023-24 में जो मिड टर्म हुआ था हिस्ट्री का, उसका एक क्वेश्चन पेपर है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये पेपर आप सभी के लिए पूरे 100% यूजफुल रहेगा? इसके पीछे का रीजन ये है कि पिछले साल भी हमारे सिलेबस में ना, मिड टर्म के सिलेबस में 7 चैप्टर आ रहे थे और पेपर का पैटर्न हूबहू ऐसा ही था, हूबहू, कुछ भी नहीं बदला। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पूरे 100% ये पेपर आप सभी के लिए यूजफुल रहेगा। सीबीएसई बोर्ड वाले हो तो है ही है, फाइनल के लिए भी इस पेपर को कर सकते हो, क्योंकि फाइनल में भी, प्री बोर्ड में भी इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर स्टेट बोर्ड वाले हैं तो भाई उनके लिए भी, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये पेपर यूजफुल रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन लगभग सिमिलर ही होते हैं, कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता, सेम क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। देखो सबसे पहले पेपर के पैटर्न को समझो। आप देखो आपका जो एग्जाम होगा टोटल 80 नंबर का होने वाला है मिड टर्म का एग्जाम। 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। हमारा पेपर जो है कुल मिला के 5 खंडों में बटा होगा, है ना। क ख ग अड़ा, है ना, मतलब 5 खंड ABCD E, इस तरीके से 5 खंडों में बटा होगा। और खंड ए की बात करूंगा मैं, सेक्शन का की बात करूंगा। ठीक है, खंड मतलब का की बात करूंगा तो 21 क्वेश्चन होंगे, ये एमसीक्यू बेस रहेंगे। ठीक है जी, 21 एमसीक्यू होंगे। और इन क्वेश्चंस को वही बच्चे सॉल्व कर पाएंगे जिन्होंने कॉन्सेप्ट को समझा होगा चैप्टर के। साथ ही साथ जो आसपास की चीजें हैं उनको भी पता होगा, मतलब बुक में जितने भी चीजें दे रखी है, बॉक्स वगैरह से भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन भाई आपको ना बॉक्स से देखने को मिलेगा। सिर्फ एनसीईआरटी के लाइन नहीं, बल्कि एनसीईआरटी में जो भी बॉक्स दे रखे हैं उन बॉक्स को भी आपको पढ़ना होगा। चाहे कितने भी अलग अलग कलर में, आपको 3 या 4 कलर में, अलग अलग कलर में बॉक्स देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी बुक में। तो वहां से भी एमसीक्यू बनते हैं, तो उन सारे बॉक्स को भी, आसपास के बॉक्स को भी आपको करना होगा। फिर हम सेक्शन बी में आ जाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी ये 22 से लेकर 27 तक लगभग 6 क्वेश्चन हमारे रहेंगे, जो कि 3 मार्क्स वाले होते हैं, है ना। ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है और इसमें 60 से लेकर 80 वर्ड्स में आपको इसका आंसर करने का रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि जो मैंने आपको अभी 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो दिया है, आप देखेंगे कि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर में भी देखने को मिलेगा और अभी जो आपका मिड टर्म का एग्जाम आने वाला है ना, उसमें भी देखने को मिलेगा। वो सारे क्वेश्चन भी करके जरूर जाना आप लोग। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो भाई जरूर देखना। आगे देखो, सेक्शन सी की बात करते हैं तो ये 28 से लेकर 30, यानी कि आपको 3 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। और ये 8 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। ये 3 क्वेश्चन जो होंगे 8 नंबर वाले होंगे और ये सबसे ज्यादा महत्व रखता है हमारे स्कोर को गेन करने में। सबसे ज्यादा योगदान इसी सेक्शन का रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स को कैरी करता है ये वाला सेक्शन हमारा, पूरे 24 नंबर, है ना। तो ये 300 से लेकर 350 शब्द, देखो वर्ड लिमिट कितनी दे रखी है, 300 से 350 वर्ड्स में आपको इसको आंसर को लिखना होता है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिए। थोड़ा सा लेंदी आंसर आपको बनाना है, या आपको मैं बताता हुआ भी चलूंगा कि किस क्वेश्चन को कैसे कैसे करेंगे। 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं मैं बता भी चुका हूं, इस वीडियो में भी बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। और साथ ही साथ आप अगर सेक्शन डी की बात करेंगे तो 31 से लेकर 33 हमारे 3 जो है वो
सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा, स्रोत आधारित क्वेश्चन होगा, है ना। जो हमारे चैप्टर में जो बैगनी रंग में जो स्रोत दे रखे हैं उसमें से आएंगे ये क्वेश्चन, और ये 4 नंबर वाले होंगे, यानी कि 3 क्वेश्चन भाई फ्री के नंबर होते हैं। ये 12 नंबर जो है ना हमारे फ्री के नंबर है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। ज्यादातर आंसर तो आपको लगभग अगर 12 नंबर का है तो ये समझ लो कि 7-8 नंबर का तो आपको उसी में पैराग्राफ में आंसर मिल जाएगा, और बाकी 3-4 नंबर का आपको खुद से करना होगा, तो वो भी आप कर दोगे अगर एनसीईआरटी बुक को पढ़े होगे तो, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा, ठीक है। लास्ट जो आपका सेक्शन होगा मानचित्र आधारित रहेगा, 5 नंबर का एक मैप आपको देखने को मिलेगा। मैप की वीडियो भी डाल दिया है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी डाल दिया है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की एक वीडियो डाल दिया है। एमसीक्यू रह जाएगा, तो एमसीक्यू अगर आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी लेके आओ तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में फायर वाली इमोजी के साथ यस लिखना है कि हाँ रोशन भैया जल्दी से जल्दी एमसीक्यू की वीडियो भी लेके आए। एकदम धांसू 50 एमसीक्यू लेके आऊंगा, सिर्फ 50 एमसीक्यू, 100 200 500 नहीं, सिर्फ 50 एमसीक्यू, और उसी के इर्द गिर्द से आपके पेपर में वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वही क्वेश्चन टपक जाएंगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा कमेंट होगा, जितना ज्यादा आप लोग डिमांड करोगे इस वीडियो की, सप्लाई भी उतनी जल्दी होगी। तो फटाफट भाई कमेंट डाल देना। चलो जी, अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा पहला क्या दे रखा है, देखो सारी चीजें आपको समझने वाले यहाँ पे देखने को मिलेगी, बहुत कुछ सीखने लायक है। मैं आसपास की चीजें भी आपको बताता हुआ चलूंगा ताकि आपका जो नॉलेज लेवल है वो बढ़ सके और आप किसी भी क्वेश्चन में ना फंसो, खास करके एमसीक्यू में तो कभी मत फंसो, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से पुरातात्विदों को मिट्टी के हल्के प्रतिरूप मिले, है ना। मिट्टी के हल्के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं, बनावली से, कालीबंगन से, सोरदुघई से, या फिर धौलावीरा से। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा सही आंसर होगा कालीबंगन। कालीबंगन से हमें मिट्टी के हल्के जो प्रतिरूप है वो मिले हैं। एक क्वेश्चन और यहां से आता है कि जो जुते हुए खेत के साक्ष्य है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो बनावली हरियाणा, चोलिस्तान और बनावली, ये 2 ऐसे जगह थे जहां से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। एक क्वेश्चन आता है नहर के साक्ष्य कहां से मिले, नहर, हड़प्पा स्थल से नहर के साक्ष्य कहां से मिले, तब आपका सोरदुघई हो जाएगा, है ना जी। सोरदुघई जो कि अफगानिस्तान में है, तो नहर के साक्ष्य मिले थे। जलाशय पूछ रहे, जलाशय कहां से मिला था, ठीक है, जलाशय के साक्ष्य कहां से मिले थे, तो ये धौलावीरा से मिले थे, ठीक है। मतलब जो धौलावीरा से जलाशय का साक्ष्य मिला है, तो ये 3 मतलब चारों जगह ऐसे हैं जहां से कुछ ना कुछ साक्ष्य हमें मिले हैं, और ये चारों ही लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना होगा कि कौन से जगह से कौन सा हमें मतलब साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कुषाण वंश के विषय में सही नहीं है, ठीक है। कुषाण वंश के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे गुप्त वंश का टॉपिक आपके दूसरे चैप्टर में दे रखा है, उसको थोड़ा सा ही आगे जाएंगे तो आपको कुषाण वंश के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो कुषाण वंश के बारे में जो भी एनसीईआरटी में पढ़ा है ना, उसमें से ही चीज है, अलग से कुछ नहीं दे रखा है। देखो पहला क्या दे रखा है, मतलब यहाँ पे आपको सही नहीं है उस चीज को सिलेक्ट करना है। अब बच्चे एमसीक्यू में भाई तैर फैर में रहेंगे, हवर दवर में रहते हैं एकदम, स्टूडेंट्स की यही खासियत होती है। देखो जितना दिमाग को ठंडा रखोगे और शांति से क्वेश्चन का आंसर करोगे ना, आप सही करोगे। खास करके एमसीक्यू में, एमसीक्यू में क्या होता है कि आप तैर फैर में रहते हैं, क्वेश्चन का आंसर मालूम हो जाने के बावजूद भी आप आंसर गलत कर देते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा कुषाण वंश के बारे में सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो पहला क्या दे रखा है, कुषाण इतिहास की रचना अभिलेख तथा साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई। बिल्कुल भाई, जो कुषाण वंश है, जैसे कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, कनिष्क था, ठीक है। तो ये वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने का स्रोत हमारे पास अभिलेख है और साहित्यिक स्रोत है, ये बिल्कुल सही बात है। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी, ये बात भी बिल्कुल सही है भाई। कुषाण शासकों ने अपने आप को देवताओं जैसा दिखाने के लिए अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। और ये चीन के शासकों से प्रभावित हुए थे। किससे प्रभावित हुए, चीन के शासकों से, है ना। चाइना के जो शासक थे उनसे प्रभावित होकर ऐसा करते थे, तो ये बात बिल्कुल सही है। हमारा बी तो सही है। सी क्या दे रखा है, वे समतः गुप्त शासकों से प्रभावित थे। नहीं भाई, गुप्त शासकों से प्रभावित नहीं थे वो। मैंने क्या बोला, चाइना के जो शासक थे, चीन के जो राजा थे, उनसे प्रभावित होकर ऐसा किया करते थे, तो ये तो गलत हो गया हमारा। अगला क्या है, मथुरा के पास कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां मिली है, ये भी बिल्कुल सही है। मथुरा के माट नामक स्थान, मथुरा में एक जगह है माट, ठीक है जी, माट नामक स्थान से इनकी विशालकाय मूर्तियां मिली थी, और अफगानिस्तान से भी इनकी विशालकाय मूर्तियां मिली है, तो ये बिल्कुल लाइन सही है। अब हमें यहाँ पे गलत सेलेक्ट करना था, गलत कौन सा दे रखा है, कौन सा विषय सही नहीं है,
तो सी जो है वो सही नहीं है ना। गुप्त शासकों से प्रभावित थे, ये वाला जो कथन है वो सही नहीं है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है जी, दूसरे का ऑप्शन सी हो गया हमारा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन मृच्छकटिकम नाटक के लेखक थे। ठीक है, मृच्छकटिकम नाटक का लेखक कौन था भाई, शूद्रक। ठीक है, शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक जो नाटक है इसको लिखा था। चारुदत्त जो है वो इस नाटक के नायक है ना, उनके बारे में है। ठीक है जी, आसान था बहुत। तीसरे का, चलो निम्नलिखित चित्र को पहचानो भाई। ये चित्र किसी एक क्वेश्चन जरूर आएगा एमसीक्यू में, एक चित्र आधारित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चित्र विजयनगर साम्राज्य से है ना, और ये चित्र जो है हमारा किसका है, देखो कमल के फूल के आकार का है। तो इससे क्या समझ में आता है, कमल महल का है। ठीक है भाई, ये जो चित्र है किसका है, कमल महल। वैसे मैं कमेंट में पूछने वाला था आप लोगों से, लेकिन कई बच्चे ना मतलब कह देते कि भैया आप ही बता दिया करो, हमें आंसर मालूम नहीं होता। कुछ बहुत सारे बच्चे हमारे कुछ मतलब स्टूडेंट होते हैं ऐसे जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं होता है, सिर्फ एग्जाम के टाइम पे आते हैं, तो उनको कुछ मालूम नहीं होता है। तो ये इधर उधर घूमते रहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाते हैं, कह रहे अपना हमारा टाइम बर्बाद हो जाता है। चलो मैं बता देता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि मेरे चैनल से जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन एमसीक्यू करने में बिल्कुल सक्षम होंगे। और इसीलिए मैं कमेंट में मांगूंगा 21 में से कम 1-2 क्वेश्चन आपसे कमेंट में मैं जरूर पूछूंगा, आप सभी बच्चे बताना। ठीक है, ये कमल महल का चित्र था भाई। चलो आगे आ जाओ। ये दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं उनके लिए दे रखा है कि कृष्णदेव राय ने अमुक्त मल्य नामक कृति किस भाषा में लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी भाई। ठीक है, चलो ये कमेंट बॉक्स में बताना। अमुक्त मल्य जो है कृष्णदेव राय की कृति है, किस भाषा में लिखी थी मैं बता देता हूं। अपने शासन काल के बारे में जानकारी दे रखा है। ठीक है, जो उसका जो शासन काल है, शासन है ना, शासन काल की जानकारी इसमें दे रखी है इसने कृष्णदेव राय ने। तो किस भाषा में लिखा है इसको, ये आपको बताना है इसमें, है ना। चलो कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, जो बच्चे जिनको भी पता होगा। मेरे को पता है आसान क्वेश्चन है, बता दोगे। चलो अगला आओ, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। डैश ई में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा जॉन मार्शल ने कब की थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1924। अब बच्चे कंफ्यूज कहां रहते हैं, 1921 को लेके और 24 को लेके। देखो दोनों अलग अलग डेट है। 1921 में अगर आपसे पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, खोज का अगर डेट पूछते हैं तो अब तो 1921 बताना। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा, दयाराम साहनी, है ना। दयाराम साहनी के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई थी, 1921 में की गई थी। ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया के सामने अनाउंसमेंट जो है वो किसने किया था, जॉन मार्शल ने। क्योंकि जो हमारे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो विभाग है, इस विभाग के डायरेक्टर जनरल थे, मतलब प्रमुख थे उस समय जॉन मार्शल। तो पूरी दुनिया के सामने जब पूरा सबूत उन्होंने जुटा लिया, सबसे पहले तो भाई 1921 में खोजा गया, हड़प्पा नामक जगह की खोज हुई सबसे पहले, वहां पे खनन वगैरह शुरू हुआ। लेकिन रिसर्च करने में टाइम लगा होगा ना, अब उसको पूरी दुनिया के सामने प्रमाण के साथ लेके आना है, उसमें टाइम तो लगा होगा। तो 24 में जाके ही पूरी दुनिया को बताया गया कि हमने एक सभ्यता की खोज कर दी है सिंधु घाटी में, सिंधु नदी के आसपास, है ना। तो इस तरीके से 1924 में इसकी अनाउंसमेंट की जाती है पूरी दुनिया के सामने। चलो 24वें कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दासों की स्थिति के संदर्भ में इब्न बतूता के विवरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब आपको पता है कि दास व्यवस्था जो मध्यकाल में, जब इब्न बतूता 14वीं सदी में आया था भारत, तो भारत में आने के बाद उसने दास व्यवस्था का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। जैसे कि इब्न बतूता की बहन के शादी में गया था, वहां पे जो दासियां थी बहुत बढ़िया नृत्य कर रही थी, आनंद का अनुभव हुआ, नृत्य देख के बहुत मजा आया उसको, है ना। ऐसा कुछ उसने बहुत कुछ बताया, मतलब बहुत कुछ बताया। ठीक है, तो दासों की स्थिति के संदर्भ में इब्न बतूता ने कौन से कथन मतलब कहे हैं, कौन सी बातें कहे हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देखो सबसे पहले दे रखा है कि दास किसी वस्तु की भांति बाजारों में खुलेआम बेचे जाते थे। बिल्कुल सही बात है भाई, दासों को किसी वस्तुओं की तरह खरीदा जाता था और खुलेआम बेचा जाता था, मतलब बेचा जाता था। और भेंट के रूप में भी आप दे सकते थे, गिफ्ट के तौर पे दासों को दे सकते थे। दासों को सामान्य घरेलू काम के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। बिल्कुल भाई, घरेलू कामकाज के लिए भी दासों का इस्तेमाल होता था। सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियों को नियुक्त करते थे। जो दासियां होती थी ना,
दासियों को क्यों नियुक्त करते थे? अमीर, जो अमीर यानी कि जो उसके सगे संबंधी है या फिर जो अधिकारी, खास करके अमीर लोगों में अधिकारियों को शामिल किया जाता था। तो अपने अधिकारियों पे नजर रखने के लिए सुल्तान लोग अब दासियों की नियुक्ति करते थे। दासों में काफी विभेद थे, मतलब दासों के अंदर काफी अंतर था, सैलरी को लेके, कामकाज को लेके बहुत ज्यादा विभेद देखने को मिलता था। तो ये चारों ही सही है भाई, ये चारों ही सही दे रखा है, चारों ही सही बात दे रखी है दासों के बारे में। और हम अपने आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन डी होगा। चलो जी, चलो ये इंग्लिश मीडियम वाले मेरे दोस्त, मेरे भाई देख लेना, आप लोग कर लेना इसको। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले मेरे भाई, पीडीएफ देखो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम पे जाके। टेलीग्राम पे आपको सारी चीजें बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। ज्यादातर आप देखेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ है ना, कुछ चैप्टर्स की भी पीडीएफ मैंने आपको वहां पे प्रोवाइड करा रखी है। कोशिश यही रहेगी कि धीरे धीरे आपको सारी चीजें टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराई जाए, फ्री में ही प्रोवाइड कराई जाए, है ना। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वहां से जाकर सारी पीडीएफ को डाउनलोड करें। बहुत सारी पीडीएफ मैंने वहां पे आपको प्रोवाइड करा दी है। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7 क्या दे रखा है जी? 7 दे रखा है कथन और कारण वाला क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में एक तरीका मैंने आपको बताया था, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनके पास पॉलिटिकल साइंस नहीं होगा, डायरेक्ट हिस्ट्री में आ रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कथन और कारण वाले क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको कथन को पढ़ना है, ठीक है, और ये देखना है कि ये सही है या नहीं। पढ़ने के बाद देखना है कि सही है या नहीं, और कारण को देखना है, और उसके बाद इसको भी देखना है कि सही है या नहीं। उसके बाद दोनों में रिलेशन भी देखना है कि क्या दोनों में कोई रिलेशन बन पा रहा है। पहले तो देख लो कि सही है या नहीं। अगर दोनों सही, दोनों में से कोई एक गलत हो गया तो फिर तो सारी बात ही हमारी अलग हो गई, ठीक है। लेकिन अगर दोनों सही हुआ, फिर तीसरा कंडीशन क्या देखना है कि रिलेशन बन पा रहा है या नहीं। अगर दोनों में रिलेशन बन पा रहे तो हमेशा हमारा एक ऑप्शन होता है, ऑप्शन ए। ज्यादातर कथन और कारण में आपको ऑप्शन ए सही देखने को मिलेगा, है ना। 70% क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसमें ऑप्शन ए सही देखने को मिलता है। अब उस बात का पता कैसे लगाओगे? आप दोनों को पढ़ोगे, दोनों को सही देखोगे और दोनों में रिलेशन भी देखोगे। अगर दोनों सही है और उसके बाद देख रहे हो कि दोनों में रिलेशन बन पा रहे हैं तो हमेशा ऑप्शन ए को लगाना, ये सही होता है ज्यादातर में, ठीक है। लेकिन अगर फिर जो मैंने आपको बात बताई वो बात सही नहीं है, तब जाके आप किसी और दूसरे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। तो चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे सॉल्व करूंगा मैं। देखो क्या दे रखा है कि धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद आपको पता है सबसे प्राचीन वेदों में से एक है, मतलब सबसे प्राचीन वेद है हमारा। लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित हुआ था। ये वेद में रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल भाई, रुद्र नामक देवता का उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद में, है ना। कारण क्या दे रखा है कि हड़प्पा कालीन आर्ध शिव मोहर, जो आर्ध शिव, हमें आर्ध शिव की आकृति जो मोहर पे देखने को मिला है, पर अंकित आकृति रुद्र नामक देवता से मेल खाती है। देखो वैसे अगर मैं शिव की बात करूं तो शिव के लिए रुद्र शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, रुद्र शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है कई जगह। लेकिन जो हड़प्पा कालीन जो आर्ध शिव है, पर अंकित जो मोहर में जो रुद्र नामक देवता है, उससे मेल बिल्कुल नहीं खाती। मतलब दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है। आर्ध शिव का जैसे जिस तरीके से संरचना दिखाई गई है और रुद्रदेव का वर्णन जिस तरीके से किया जाता है, दोनों में कोई मेल नहीं खाता। अगर आप चैप्टर नंबर 1 को पढ़े होंगे तो सबसे लास्ट पैराग्राफ में दे रखा है, इस लाइन को आप पढ़ सकते हैं वहां पे जाके, ठीक है। तो ये आपका कारण जो है वो गलत है, सिर्फ अभिकथन सही है, कारण गलत है। तो अब मैं कौन सा ऑप्शन दूंगा कि जो अभिकथन है यानी कि ए जो है ना, वो सही है और कारण गलत है, असत्य है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सी आपका क्या है, यहाँ पे सही है। जो बच्चे ऑप्शन सी लगा रहे हैं एकदम सही हो भाई तुम लोग। आज क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है कि दी गई सूचना के आधार पर बुद्ध से संबंधित स्थल को पहचानिए। बुद्ध से जुड़े हुए स्थल, जो स्थान है उसको आपको पहचानना है, ठीक है। तो सबसे पहले दे रखा है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने वरिष्ठ श्रमणों की यहाँ पर एक सभा बुलाई गई। मतलब गौतम बुद्ध के मरने के बाद इस जगह पे, जिस जगह को आप पहचानने वाले हो, उस जगह पे जो उनके वरिष्ठ शिष्य थे उन्होंने क्या करा, एक सभा बुलाया, ठीक है। और यहाँ पर ही त्रिपिटक का संकलन किया गया। मतलब वो जगह जहां पे त्रिपिटक जो है, बौद्ध ग्रंथ जो है, उसका संकलन किया गया, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि बौद्ध ग्रंथ का जो संकलन है वो वैशाली में हुआ।
वैसली भी बोल देते हैं। ठीक है, मेरा जिला है, मेरा घर, इतिहास में कई बार जिक्र होता है तो अच्छा लगता है मेरे को कि भाई हाँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट का जो जिक्र है वो इतिहास के पन्नों पे किया गया है, तो अच्छा लगता है मेरे को भी, है ना। तो वैशाली जो है आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं को किस ग्रंथ में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है? ठीक है, पुनर्निर्मित किया गया है किस ग्रंथ के आधार पर? तो त्रिपिटक के 3 भाग है, आपको पता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक और अशोकावदान तो भाई अलग ही ग्रंथ है, उसको छोड़ो। ये हमारे त्रिपिटक के 3 भाग मैंने बता दिया। तो सुत्त पिटक में जो कहानियां है उसके आधार पे गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन किया गया, तो सुत्त पिटक आपका सही आंसर हो जाएगा। विनय पिटक में क्या है? बौद्ध संघ के जो नियम है, विनय, विनय से ही समझ जाओ नियम, ठीक है, तो नियमों का वर्णन किया गया। बौद्ध संघ में जो भिक्षु होते थे उनके लिए जो भी नियम बनाए गए थे उसका वर्णन किया गया है किसमें? अभी आपका विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक की बात करें तो इसमें बौद्ध दर्शन के जो नियम है उसका, बौद्ध दर्शन से जुड़े जो बातें हैं उसका जिक्र किया गया है अभिधम्म पिटक में। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में दिए गए कथन में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है जी, प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में आपको जो कथन यहाँ पे दिए गए हैं उसमें से सही कथन को सिलेक्ट करना है। तो देखो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में क्या है कि यह सारनाथ स्तंभ अभिलेख के नाम से भी प्रसिद्ध है। नहीं भाई, ये तो गलत दे दिया। हमें पता है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है उसको हम इलाहाबाद क्या कहते हैं? इलाहाबाद स्तंभ, ठीक है जी, इलाहाबाद स्तंभ के नाम से जानते हैं। तो ऊपर वाला तो गलत हो गया। देखो बी क्या दे रखा है कि इसकी रचना शक्तिशाली गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के राज कवि हरिसेन ने की थी। ये बिल्कुल सही है। ठीक है जी, ये तो सही दे रखा है। हमें यहाँ पे क्या है? सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प तो हमें मिल गया, बी मिल गया। इसकी रचना प्राकृत भाषा में की गई। नहीं भाई, ये प्राकृत भाषा में नहीं थी, ये संस्कृत भाषा में थी। किस भाषा में थी मेरे दोस्त? संस्कृत भाषा में थी। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई हमें तो ऊपर ही आंसर मिल गया, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? 10वीं का सही हो जाएगा। तो जितने बच्चे ऑप्शन बी लगाए हैं बिल्कुल मस्त मेरे दोस्त, एकदम एकदम सही कर रहे हो तुम लोग। अगर तुम्हें मजा आ रहा है पेपर को सॉल्व करने में तो एक बार फिर से फायर वाली इमोजी के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, यस भैया मजा आ रहा है, एकदम सब कुछ आता है हमें तो, एकदम मतलब ऐसा होना चाहिए कि इस पेपर को सॉल्व करने के बाद तुम्हारा मोटिवेशन, जो मोटिवेशन लेवल है ना, वो एकदम हाई हो जाना चाहिए। ठीक है, तुम एकदम एनर्जेटिक फील करो कि हाँ भाई अब मेरे को सब आता है, मैं मिड टर्म की एग्जाम में तहलका मचाने वाला हूं और 80 में से कम 75 प्लस तो लाने वाला हूं या लाने वाली हूं। पूरे क्लास में मेरा ही जलवा होगा, जलवा जलवा जलवा, तुम्हारा जलवा होना चाहिए। ठीक है, हाँ, जब तुम्हारा जलवा होगा तो जाहिर सी बात है कि मेरा भी जलवा होगा ना मेरे दोस्त। तो अपना जलवा दिखाओ, मेरा जलवा अपने आप दिखेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है कि दिए गए कथन को ध्यान से पढ़िए तथा दिए गए विकल्प में से उस कथन को पहचानिए जहां यह मंदिर स्थित है। देखो यहाँ पे कुछ कथन दिए गए, 2 कथन दे रखे। अब इन कथन को पढ़ के आपको मंदिर के जगह यानी कि लोकेशन को पहचानना है कि भाई किस जगह ये मंदिर था। ठीक है जी, चलो देखो, कैलाशनाथ शिव का एक नाम, कैलाशनाथ यानी कि शिव का एक नाम है, का यह मंदिर पूरी पहाड़ी को काट के बनाई गई थी, मतलब पूरे पहाड़ को काट कर बनाया गया था ये मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर। ठीक है जी, एक ताम्रपत्र अभिलेख प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है, हे भगवान ये मैंने कैसे बना दिया। मतलब जब इस मंदिर को पूरा कर लिया गया तो इस मंदिर को पूरा करने के बाद जो बनाने वाला व्यक्ति था वो ये दे रखे ना, उसने मतलब अपना आश्चर्य इस तरीके से व्यक्त किया कि हे भगवान ये मैंने कैसे बना दिया, ये मतलब ये कैसे बन गया, कैसे बनाया, कहीं ना कहीं ये लिखा है, ये भगवान ये कैसे मैंने कैसे बनाया। ठीक है, तो ये किस मंदिर के बारे में है? ये है आपका मतलब कैलाशनाथ मंदिर के बारे में। कहां पे है ये मंदिर, जगह की पहचान करनी है ना आपको, सही स्थान की पहचान करनी है। तो सही स्थान क्या है? एलोरा महाराष्ट्र, है ना, एलोरा महाराष्ट्र जो है ये सही लोकेशन है इस कैलाशनाथ मंदिर का। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से, हाँ देखो ये कैलाशनाथ मंदिर के बारे में कुछ और चीजें आप जान लो। कैलाशनाथ मंदिर का जो निर्माण है आई थिंक राष्ट्रकूट राजाओं ने करवाया था, है ना,
राष्ट्रकूट। और कृष्ण थर्ड था शायद, एक बार सर्च कर लेना भाई। फिर भी कृष्ण थर्ड नाम का कोई राजा था, उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर भी एक बार आप लोग सर्च करें, सर्च करके अगर मैं गलत हूं तो मेरे को गलत साबित करें, कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि बच्चों को भी पता लग जाए, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। निम्न में से किन शासकों को उनके माठ नाम, माठ गलत हो गया, मातृ नाम होगा, मातृ नाम, मातृ नाम, ठीक है, मातृ नाम से चिन्हित किया जाता है। मतलब कौन से ऐसे राजा है इसमें से, वाकाटक, कुषाण, सातवाहन, शक वंश में से कौन से ऐसे राजा है जिनको मातृ नाम से पुकारा जाता था, मतलब उनके नाम के आगे माता का नाम लगाते थे, है ना। जैसे कि एक राजा का नाम मैं एग्जांपल में दे रहा हूं, गौतमी पुत्र श्री सातकनी, है ना। मैंने नाम क्या बताया, गौतमी पुत्र श्री सातकनी। तो यहां पे क्या है, गौतमी माता का नाम है, पुत्र का नाम क्या है, श्री सातकनी, यानी सातकनी राजा है, ठीक है। उसने अपने नाम के आगे गौतमी का नाम जोड़ दिया। तो ये है एग्जाम्पल। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट में बताना है। 12वें क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे, और जिन बच्चों को पता नहीं होगा कमेंट बॉक्स में जाके चेक कर लेंगे, ठीक है। जो भी सही आंसर होगा कमेंट बॉक्स में मिलेगा भाई। सब कुछ मेरे तरफ से नहीं मिलेगा, कुछ चीजें आपको कमेंट बॉक्स में भी मिलेगा, ताकि आप लोग कम से कम कमेंट बॉक्स में भी जाके एक्टिव रहो, वहां पे अपनी बातें बताओ, वहां पे अपनी समस्याएं बताओ कि रोशन भाई, रोशन भैया ऐसी ऐसी दिक्कतें हमें हो रही है मतलब स्टडी करने में, आप कुछ समाधान दे, कुछ सॉल्यूशन दे, है ना। तो वहां पे भी एक्टिव रहो, कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहो, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो, ठीक है जी। आगे आ जाओ, अब मिलान करेंगे हम। 13वां क्वेश्चन क्या है, मिलान करना है। देखो एमसीक्यू से मैंने ये समझ लिया है कि भाई पेपर का जो लेवल है मतलब ठीक है, अच्छा है, मजा आएगा पेपर को करने में, अब मजा आता है। पहले क्या होता था कि जाते थे, दिमाग मतलब क्वेश्चंस रट लिया और जाके धराधर लिखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब बच्चों को ना अपने दिमाग की मतलब क्या है कि जैसे आपने पहले जैसे एमसीक्यू का पैटर्न नहीं होता था, तो बच्चे भाई कहीं से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर लिए और क्वेश्चंस मिलाया और सीधा आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन क्योंकि भाई मान लो 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं होता था। क्वेश्चन पहले से आपने तैयार कर रखा है, देखा कि भाई सेम क्वेश्चन है, जाके धराधर लिखना शुरू कर दिया। लेकिन अब एमसीक्यू में आपको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है क्वेश्चन को, तब जाके आप आंसर देते हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने लॉजिक का बहुत ज्यादा आप इस्तेमाल करने लगे हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में भी, है ना। अब ये रटने वाले सब्जेक्ट नहीं रहे हैं, अब यहाँ भी थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा, तभी जाके आपको नंबर मिलेगा, ठीक है जी। देखो आपको मिलान करना है, कैसे कैसे मिलान करेंगे। देखो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी कहाँ थी भाई, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र शिफ्ट की गई थी, उससे पहले राजगीर में थी, है ना, ये बात हमें पता है। आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम जो है राजगाह है, ठीक है। तो राजगाह डी में चला जाएगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल के कुछ हिस्से, देखो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से को हम बोलते थे तमिलकम, ठीक है। तमिलकम क्या बोलते हैं, तमिलकम। तमिल संगम ग्रंथ से हमें इन क्षेत्रों के बारे में, तमिलकम क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस एरिया को, पूरे एरिया को तमिलकम कहा जाता था। उसके बाद चौथा है ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। तो ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को अग्रहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अग्रहार। जो भी भूमि अगर मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया है तो उसको क्या बोलेंगे, अग्रहार बोलेंगे, ठीक है। रहेगा सबको याद। तो मिला लो भाई, यहाँ पे आप पहले का जाएगा सी में, पहले का सी में, दूसरे का डी में, और तीसरे का एक मिनट, हाँ तीसरे का बी में, ठीक है, और चौथे का ए में। तो ऑप्शन सी जो है सही दे रखा है भाई, ठीक है। ऑप्शन सी आपको यहाँ पे सही देखने को मिलेगा। एक मिनट, सी, हाँ ठीक है, ओके, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका क्या है, यहाँ पे सही है। चलो जी 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या दे रखा है। 14वां क्वेश्चन क्या है, कुछ कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए निम्न में से किसके द्वारा महान तथा लघु शब्द मुद्रित किए गए। महान और लघु शब्द किसके द्वारा मुद्रित किए गए। तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड, एक समाजशास्त्री हुए, है ना, एक समाजशास्त्री है रॉबर्ट रेडफील्ड। उन्होंने महान और लघु जैसे शब्दों को इंगित किया था लोगों की संस्कृति और आचरणों को दर्शाने के लिए। जो ऊंचे वर्ग, मतलब जो ज्यादा धनी है, पैसे वाले लोग हैं, जो जिस पूजा पद्धति को फॉलो कर रहे हैं उसको महान, और जिनको निम्न वर्ग के लोग
फॉलो कर रहे हैं उसको उन्होंने लघु परंपरा कह दिया। इस तरीके से परंपराओं को दो भागों में बांटा। ठीक है, तो रॉबर्ट रेडफील्ड आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 15 का। 15 का ऑप्शन ए। चलो जी, 15 कह रहा हूं, 14 था, क्वेश्चन नंबर 14 था, 15 तो अब आया है ना, 15 अब आया है। तो अगला क्या है कि डैश और डैश, डैश और डैश जो मौर्य के उत्तराधिकारी थे। तो आप सभी को पता है मौर्य के उत्तराधिकारी जो थे वो शुंग और कण्व थे। शुंग और कण्व जो कि ब्राह्मण थे, है ना, ब्राह्मण थे और राजा बने थे। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, शुंग और कण्व जो कि मौर्य के उत्तराधिकारी थे, यानी कि मौर्य के बाद इन्होंने ही भारत पे शासन किया था। ठीक है, ये हो गया हमारा 15 का। आगे आ जाओ जी, आगे आ जाओ। 16 क्या है? 16 दे रखा है, पतंजलि का व्याकरण पर ग्रंथ का अरबी भाषा में तथा यूक्लिड, यूक्लिड, यूक्लिड जो कि एक यूनानी गणितज्ञ है ना, यूनानी गणितज्ञ, यूनान से थे। तो इनके कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? किसने इनके ग्रंथों को, पतंजलि के व्याकरण पर आधारित ग्रंथ को, और पतंजलि के बारे में आपको पता है वो भारत से ही है ना, और यूक्लिड, यूक्लिड जो हमारे यूनान से थे, इनके ग्रंथों को किसने अरबी भाषा मतलब कह रहा हूं कि अनुवाद किसका, संस्कृत में अनुवाद किया? तो अल बिरूनी ने किया था। ठीक है, अल बिरूनी ने संस्कृत में इनके ग्रंथों का अनुवाद किया था। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा एकदम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी वर्णित किया गया है का नाम क्या है ना? अलवार संतों ने एक ग्रंथ की रचना की थी। अब उस ग्रंथ को हम तमिल वेद के रूप में भी जानते हैं। उस वेद का, उस ग्रंथ का नाम क्या है? तो उस ग्रंथ का नाम है नलाइरा दिव्य प्रबंधम। क्या नाम है जी ग्रंथ का? नलाइरा दिव्य प्रबंधम। नलाइरा दिव्य प्रबंधम का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है 4000 पावन रचनाएं। ठीक है, नलाइरा दिव्य प्रबंधम का नाम क्या है, मतलब अर्थ क्या है? 4000 पावन रचनाएं। ठीक है, तो ये आपका नलाइरा दिव्य प्रबंधम के बारे में है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई। इसको संस्कृत के जो हमारे 4 वेद है, 4 वेदों जितना समान बताया गया भाई, 4 वेदों से इसकी तुलना की जाती है। और इस वजह से अलवार संतों को सम्मानित भी किया गया क्योंकि इन्होंने इस पवित्र ग्रंथ की रचना की। ठीक है जी, समझ में आया सबको? आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 18 क्या है कि दिए गए विकल्प में से सही स्थान का पहचान कीजिए। क्वेश्चन क्या है? अमरावती और डैश में शाहजी की डेयरी में स्तूपों में ताक एवं मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के काफी उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, स्तूप में जो ताक लगा होता है और जो उसमें मूर्तियों को मतलब उत्कीर्ण किए गए थे। ठीक है, जैसे तोरण द्वार वगैरह होते हैं उसके ऊपर। तो ये जो कला है उसका एग्जाम्पल अमरावती और डैश, एक और जगह का नाम आपको बताना है जहां पे शाहजी की डेयरी का स्तूप है। ठीक है, उस जगह का क्या नाम है उसकी पहचान आपको करनी है। तो देखो, शाहजी की जो डेयरी है वो है पेशावर में। ठीक है, पेशावर, जैसे कि भोपाल में सांची है, इसी तरीके से पेशावर जो है पाकिस्तान में, इस समय पाकिस्तान में एक शहर है, उसके कुछ किलोमीटर दूर है शाहजी की डेयरी। वहां पे भी बौद्ध स्तूप मिले हैं, तो वहां के बारे में है। तो पेशावर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है कि अशोकाकालीन ब्राह्मणी लिपि का अर्थ जेम्स प्रिंसेप द्वारा कब निकाला गया? जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी लिपि का अर्थ कब निकाला था? 1830 में, 1835 में, 1838 में या फिर 1840 में? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट में मांगूंगा। मेरे को पता है कि मेरे चैनल के अधिकांश बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है ना। बहुत ही आसान है और सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे। जिन बच्चों को मालूम नहीं होगा उनको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां से चेक कर लेना इसका आंसर। ठीक है जी, चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। नीचे दी गई सूचना के आधार पर व्यक्ति की पहचान करो। ठीक है, जो ये जानकारी दी गई है इस जानकारी के आधार पर आपको व्यक्ति की पहचान करनी है। क्या है कि मोरक्को के इस यात्री का जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित और शिक्षित परिवार में हुआ। पहले लाइन को पढ़ते हुए ही बच्चे समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है। रिहला नामक वृत्तांत लिखा है इन्होंने। दिल्ली में इसने काजी या न्यायाधीश के पद पर काम किया। इसे यात्रा करने का बहुत ज्यादा शौक था भाई। तो ये हमारे कौन से भाई साहब है? हमारे इब्न बतूता भाई साहब है, जो कि 14वीं सदी में यात्रा करने आए थे, मोरक्को से आए थे, है ना। मोरक्को में तंजीर जो है, तंजीर एक शहर है, वहां के सबसे शिक्षित और सम्मानित परिवार के थे ये। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इब्न बतूता सही आंसर हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या है?
21वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मंदसौर यानी कि मध्य प्रदेश से मिले एक अभिलेख में किसका वर्णन मिलता है? ठीक है, मंदसौर से एक अभिलेख मिला है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसको उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था। दसपुर, ठीक है जी, याद रखना, मंदसौर या मध्य प्रदेश को उस समय किस नाम से जाना जाता था? दसपुर। तो यहां से एक अभिलेख मिला है, उसमें किसका जिक्र किया गया था? तो उसमें जो है आपका रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का, ठीक है, रेशम के जो बुनकर है उनकी एक श्रेणी का जिक्र किया गया था, जो रेशम की बुनाई का काम करते थे, उसकी श्रेणी का जिक्र किया गया। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपके 21 एमसीक्यू क्वेश्चन थे। अब ईमानदारी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को कि इस 21 एमसीक्यू क्वेश्चन में से कितने एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे थे जिसका आंसर आप बिल्कुल सही सही कर सकते थे, एकदम परफेक्ट आप आंसर दे सकते थे, देने में सक्षम थे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना कि भैया हाँ 21 में से 20, 21, 17, 18, 15 क्वेश्चन का आंसर तो हम कर ही सकते थे कम से कम। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे सेक्शन बी की बात होगी। तो सेक्शन बी आपको पता है कि यहाँ पे आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सारे, है ना, 3 नंबर वाले आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं तेजी में बस आपको समझाता हुआ चलूंगा कि किस क्वेश्चन में आपको क्या क्या आंसर लिखना है। सबसे पहले है मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों द्वारा अपनाए गए विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत बताने थे आपको। बहुत सारे स्रोत है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य कह रहा हूं, मैक्सनीज की इंडिका है ना, इंडिका है आपका। ठीक है, इसके अलावा अर्थशास्त्र है आपका, अर्थशास्त्र किसने लिखा भाई? चाणक्य ने लिखा। ठीक है, इसके अलावा क्या है आपके पास? इसके अलावा आपके पास जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ है आपके पास। ठीक है, इसके अलावा क्या है? अशोक के अभिलेख है भाई, अशोक के अभिलेख। ठीक है, तो ये ऐसे स्रोत है जिससे कि हमें कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। तो ये सारे स्रोत आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसी में देखो क्या दे रखा है, इसी में दे रखा है हमारा कि ईसवी की आरंभिक शताब्दियों में अभिलेखों के माध्यम से भूमि दान के प्रमाण मिलते हैं, है ना, मतलब भूमि दान के बारे में हमें पता चलता है। स्पष्ट कीजिए इतिहासकारों के मतानुसार शासक वर्ग के द्वारा ये भूमिदान क्यों किए जाते थे? भैया भूमिदान क्यों करते थे? राजा महाराजा जो थे वो भूमिदान क्यों करते थे, ये पूछा है आपसे भाई इस क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन तो सही है। तो भूमिदान करने के पीछे बहुत सारे कारण थे। राजा महाराजा क्या बनवाना चाहते थे? मंदिर। अगर मंदिरों का निर्माण करवाना होता था तो भूमिदान करवा दिया। ठीक है, नियंत्रण स्थापित करना, भैया नियंत्रण, है ना, लोगों पर नियंत्रण बनाने के लिए भी भूमिदान होता था। ठीक है, इसके अलावा कृषि का विस्तार, किसका विस्तार करना होता था? कृषि का विस्तार करवाना होता था। यानी कि मान लो कि भाई खेती करने के लिए लोगों के पास जमीनें नहीं है, तो कई बार राजा महाराजा जमीन देके खेती का विस्तार भी करवाते थे। ठीक है, विस्तार करवाने के लिए भूमिदान किया जाता था। तो ये पॉइंट्स लिख सकते थे आप, है ना। 3 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सांची में उत्कीर्ण वे बौद्ध मूर्तियां जो बुद्ध के जीवन में से सीधे संबंधित नहीं थी, उनको समझने में लोक परंपराओं के महत्व पर प्रकाश डालिए। जो लोक परंपरा है, कुछ साहित्यिक ग्रंथ है, उससे किस तरीके से हमें, है ना, पता चलता है बौद्ध धर्म के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, तो उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे कुछ जैसे अनसुनी मतलब अनसुलझी चीजें हैं जिससे कि हमें गौतम बुद्ध के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। हाँ, जैसे कि कुछ प्रत्येक चिन्ह के बारे में आप इसमें लिख सकते हो कि जैसे स्तूप है तो स्तूप को महापरिनिर्वाण का प्रतीक माना जाता है ना। चक्र की बात करो तो चक्र जो है आपका धर्म चक्र परिवर्तन, है ना, सारनार्थ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक माना जाता है इसको। ठीक है, रिक्त स्थान को किसका प्रतीक माना जाता है? रिक्त स्थान को माना जाता है गौतम बुद्ध के ध्यान के दशा का प्रतीक। ठीक है, यहाँ पे सालभंजिका के बारे में बता सकते हो कि जो वो महिला थी, अगर वो किसी भी फल या मतलब किसी भी वृक्ष को छूती थी तो उसमें फल और फूल अपने आप खिल उठता था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखना था, जो कि कहीं ना कहीं स्तूप की मूर्ति कला वाला जो टॉपिक है, स्तूप की जो मूर्ति कला वाला टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन बन रहा है आपका। ठीक है, ये 23वें क्वेश्चन का आंसर है आपका। चलो 24वें की बात करते हैं। इतिहासकार धार्मिक परंपराओं के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए किन स्रोतों का उपयोग करते हैं? कोई भी धार्मिक परंपरा है,
ठीक है, धार्मिक परंपरा या धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, धार्मिक इतिहास की रचना हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो धार्मिक ग्रंथ होंगे। क्या होंगे भैया? सबसे पहला स्रोत हमारे पास क्या हो सकता है? सबसे पहला स्रोत हो सकता है हमारे पास धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ हो सकता है, जो भी पुराने समय के धार्मिक ग्रंथ है उससे हमें धर्म के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। इसके अलावा इमारतें हो सकती है ना जी, धार्मिक इमारतें, मंदिरों से हमें हिंदू धर्म के बारे में पता चलेगा, इस्लाम धर्म के बारे में मस्जिदों से पता चलेगा। ठीक है जी, इसके अलावा क्या स्रोत हो सकता है हमारे पास? धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं, इमारतें हैं आपके पास, है ना, मूर्तियां हैं आपके पास। ठीक है जी, मूर्तियों से भी तो पता चल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे संत है, संत थे पुराने समय में, संतों ने भी क्या होगा, संतों द्वारा लिखी कविताएं आप कर दो। ठीक है, तो ये भी तो स्रोत है, संतों द्वारा लिखी कविताएं भी हमारे पास एक स्रोत है, जैसे कि हमें पता चल जाएगा, धार्मिक इतिहास के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन का लेवल मेरे को लग रहा है कि ज्यादा आसान नहीं है, ठीक ठाक क्वेश्चन को घुमा रखा है और दमदार क्वेश्चन भी है, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन है। 25वां क्या है कि मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी, हिंदू धर्म के अवतारवाद के संदर्भ में उपयुक्त कथन की व्याख्या कीजिए। मतलब मुक्तिदाता जो है उसके बारे में आपको पता है कि जो महायान परंपरा है, महायान है ना, महायान परंपरा में मुक्तिदाता की जो कल्पना है वो विकसित होने लगी बाद में चल के, और महायान परंपरा की शुरुआत हुई कि भाई गौतम बुद्ध हमें मुक्ति दिलवा सकते हैं। यही परंपरा हमारे हिंदू धर्म में भी है, जिसको हम अक्सर अवतारवाद के रूप में जानते हैं, जिसमें आपको पता है कि अवतारवाद में हम विष्णु देव के अवतार की बात करते हैं, है ना, विष्णु देव के अवतार की बात करते हैं। इसे वैष्णववाद के बारे में आपको बताना है भैया, जो वैष्णववाद है ना उसके बारे में ही आपको इसमें बताना था। तो इसमें आपको बताना था कि जब इस दुनिया में पापियों का पाप बढ़ जाता है तो हिंदू धर्म में जो हमारे विष्णु देव है वो अलग अलग अवतार में दुनिया में आते हैं और पापियों का सर्वनाश करते हैं। विष्णु देव के 10 अवतार का जिक्र किया गया है ना, 10 अवतार का जिक्र किया गया है, 9 अवतार ले चुके हैं, 10वां अवतार कल की अवतार है जो कि कलयुग में लेंगे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, और ये अवतार पापियों के पाप के विनाश के लिए लेते हैं, अलग अलग काल में उन्होंने अवतार लिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस परंपरा के बारे में आप बता सकते हैं। चलो जी 26वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या है, धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को कौन से 2 वर्गों में बांटते हैं? तमिलनाडु में आरंभिक भक्ति आंदोलन की 2 धाराएं कौन सी थी? आपको सबसे पहले बताना है कि धर्म के इतिहासकार भक्ति को कितने भागों में बांटते हैं। तो आपको पता है कि भक्ति को धर्म के इतिहासकार 2 भागों में बांटते हैं, सगुन। पहला कौन सा है भाई? भक्ति का विभाजन जो है धर्म के इतिहासकार कितने भागों में कर रखे हैं? 2 भागों में। एक तो हमारा सगुन होता है, सगुन में हम क्या करते हैं, मूर्ति रूप में ईश्वर की आराधना करते हैं, और दूसरा आपका निर्गुण होता है ना जी। निर्गुण में क्या होता है, निराकार ईश्वर की आराधना होती है। तो इस तरीके से आप भक्ति के 2 प्रकार बता दिए। उसके बाद तमिलनाडु के जो हमारे संत थे उन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी, तो 2 धाराओं से शुरू किया था, है ना। कौन सी 2 धाराएं थी? एक तो एक तरफ अलवार संत थे हमारे, ठीक है, और दूसरी तरफ नयनार। ठीक है, अलवार जो थे विष्णु के भक्त थे, नयनार शिव के भक्त थे। बस इतना ही लिखना था, इसमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। आंसर खत्म। अगला क्वेश्चन 27वां, सती प्रथा के कौन से तत्वों ने वर्नियर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया? ठीक है, तो वर्नियर ने सती प्रथा का वर्णन किया है। वो लाहौर जाता है, कहां जाता है? लाहौर जाता है ना, लाहौर की यात्रा पे था। वर्नियर ने देखा कि 12 साल की एक बच्ची है, 12 वर्ष की थी, मात्र 12 वर्ष की। हुआ क्या उसके साथ, उसके पति का देहांत हो गया। तो अब सती प्रथा के तहत क्या होना था, इसको भी सती बना देते भाई। जो महिला थी, मतलब जो महिला कह रहा हूं, जो बच्ची थी 12 वर्ष की थी मात्र, अब इसको भी सती होना था। तो लोग जो थे उसको पकड़ के लेके जा रहे थे, बूढ़ी महिलाएं जो थी उसको मार मार के लेके जा रही थी चिता की तरफ, है ना। और जो हमारा फ्रांसवा वर्नियर था वो दुबक के देख रहा था। वो अपने आप को बहुत ही मुश्किल से रोक पाया, मतलब वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था, बहुत ही मुश्किल से अपने आप को रोक पाया था वो
तो इस तरीके से उसने सती प्रथा का जिक्र किया है, वर्णन किया है। बस आगे आ जाओ। अथवा में इसमें एक और क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय जाति व्यवस्था के संदर्भ में अल बिरूनी की समझ तथा व्याख्या अन्य समुदायों के प्रतिरूपों की खोज पर आधारित थी। कथन की पुष्टि कीजिए। जाति व्यवस्था का वर्णन, जो अल बिरूनी ने जाति व्यवस्था का वर्णन किया है ना, उसी का जिक्र आपको यहाँ पे करना है। तो जाति व्यवस्था में पहले तो प्राचीन फारस के 4 वर्गों के बारे में बता देना, ठीक है। उसके बाद जाति के अंदर जो अपवित्रता है ना, अपवित्रता की जो मान्यता है उसका किस तरीके से इसने विरोध किया था वो आपको बताना था। तो जाति व्यवस्था को जो इसका विवरण है वही आपको इसमें देना था। चलो जी आगे बढ़ जाओ। अब 8 नंबर वाले क्वेश्चन, कोई भी 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन को करोगे तो सबसे पहले एक भूमिका लिखेंगे हम। भूमिका में क्या करना होता है, क्वेश्चन को समझाना होता है कि क्वेश्चन में आप क्या बताने चाह रहे हो। थोड़ा उस क्वेश्चन के आसपास की चीजें आप लिखते हो, 4-5 लाइन की भूमिका लिखो। फिर मेन आंसर होगा हमारा, है ना। मेन आंसर होने के बाद एक क्या लिखोगे, निष्कर्ष लिखना मत भूल जाना भाई, निष्कर्ष देना भी बहुत जरूरी है ना। और निष्कर्ष में क्या लिखते हैं, एक निचोड़ लिख देते हैं हम, अपनी समझ, उस क्वेश्चन के प्रति हमारी जो समझ है उसको हम निष्कर्ष में लिख दें। तो निष्कर्ष को लिखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्त। तो निष्कर्ष भी आप लोग जरूर लिखना अपने आंसर में, 8 नंबर वाले सभी क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अब थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या आंसर करने का है। देखो सबसे पहले है 28वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में किए जाने वाले प्रमुख शिल्प कार्यों में कौन कौन से थे। मन के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता, तकनीकों तथा कच्चे माल की उपलब्धता पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले आपको बताना है कि हड़प्पावासी शिल्प कार्य में कौन कौन से काम करते थे, ठीक है। जैसे मनके बनाना, मोहरे बनाना, बाटों का निर्माण, ठीक है, धातु कर्म, बहुत सारी चीजें करते थे। अलग अलग आकार के मनके बनाते थे, बेलनाकार, ढोलाकार, चौकोराकार, किस तरीके से मनके बनाते थे उसके बारे में। और हाँ, कच्चा माल प्राप्त करने की जो भी तरीके थे, कच्चे माल के तरीकों के बारे में आपको बताना था। जैसे कि कच्चे माल प्राप्त करने के लिए बस्तियां स्थापित की थी, नागेश्वर बालाकोट में से शंख मंगाते थे, ठीक है। अफगानिस्तान के सोरदुखई से नीलमणि मंगाते थे, अभियान भेजा उन्होंने, दक्षिण भारत से सोना मंगाया, ठीक है। इस तरीके से सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे मेंशन करोगे और मेन आंसर आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। लंबा आंसर बना सकते हो, बहुत ही लंबा आंसर बन सकता है इसमें। आगे देखो अगला क्या है इसी में, अथवा में कि हड़प्पा सभ्यता में दुर्ग पर कुछ ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिले हैं जिसका प्रयोग संभवतः विभिन्न सार्वजनिक प्रयोगों के लिए किया जाता था। उपयुक्त उदाहरण देते हुए कथन को का समर्थन कीजिए, ठीक है जी। देखो इस क्वेश्चन में आपको हड़प्पा सभ्यता के दुर्ग से 2 संरचनाएं मिली है, एक तो माल गोदाम और एक सार्वजनिक स्नानागार, है ना, सार्वजनिक स्नानागार। इन दोनों के बारे में पूरी चीजें बतानी थी। वैसे ज्यादा लेंथी आंसर नहीं बनेगा भाई, ये जो क्वेश्चन आ गया ना भाई, ज्यादा लेंथी आंसर नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी 8 नंबर में मैं डाल दिया है। 8 नंबर लायक है नहीं ये क्वेश्चन, पहले मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन आपको खींचना होगा, जब आप देखो कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो 8 नंबर के लायक है नहीं, उसकी औकात 8 नंबर की नहीं है, तब आप आंसर को खींच लो, मतलब खींचने की कोशिश करो, उसको थोड़ा बनाने की कोशिश करो, तभी बच सकते हो। क्योंकि हिस्ट्री में कई ऐसे एक आध क्वेश्चन जरूर ऐसे आएंगे जो कि लगेगा कि भाई ये तो 3 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन आना चाहिए था, 8 नंबर में कैसे आ गया, ये क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा। तब वहां पे तुम आंसर को खींचोगे, और कैसे खींचोगे, भूमिका लिखोगे, फिर मेन आंसर लिखोगे, फिर जाकर निष्कर्ष लिखोगे, तो इससे लंबा आंसर हो जाएगा तुम्हारा और नंबर तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। चलो आगे आ जाओ। देखो 29वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि धर्मसूत्रों धर्मशास्त्रों में वर्णित सामाजिक वर्गीकरण की एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख करते हुए 4 वर्णों की आदर्श जीविका से जुड़े नियमों का वर्णन कीजिए तथा व्याख्या कीजिए कि इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने कौन सी नीति अपनाई थी। देखो क्वेश्चन कितना लंबा है, लेकिन आंसर हमें सिर्फ वर्ण व्यवस्था से जुड़ी जो आजीविका है, चारों वर्गों के लिए क्या क्या काम होते थे उसके बारे में, और उस नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने कौन कौन सी नीतियां अपनाई थी उसके बारे में बताना है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। तो 4 वर्णों की आजीविका में सबसे पहले आप ब्राह्मण के बारे में बता दो, ठीक है जी, बताने की जरूरत है ब्राह्मण के क्या क्या कार्य होते थे। उसके बाद दूसरे नंबर पे ब्राह्मण वेद पढ़ना, वेदों का अध्ययन करना, लोगों को शिक्षा प्रदान करना, दान दक्षिणा देना वेना, ये सब काम था। क्षत्रियों की बात करें तो क्षत्रिय क्या काम करते थे भाई, युद्ध करते थे, न्याय करते थे, लोगों की रक्षा करते थे, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे वैश्य भाई साहब आ जाते हैं, तो वैश्य क्या काम करते थे, कृषि करना, गौपालन करना, है ना, व्यापार करना, दान दक्षिणा ये भी दे सकते थे, यज्ञ करवा सकते थे। और लास्ट में हमारे भाई साहब
जो आते हैं शूद्र आ जाते हैं। इनकी जिंदगी बद से बदतर थी, ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करते थे। पालन करवाने के लिए नीतियां क्या अपनाई, प्रमुख नीतियां क्या रही, तो 3 नीतियां अपनाई, है ना। सबसे पहली नीति में क्या किया, सबसे पहले नीतियों में जो शासक थे, शासक वर्ग का सपोर्ट लिया, शासकों को आदेश दिया कि भाई अपने साम्राज्य में इस नीति का पालन करवाए। दूसरा, दैव्य व्यवस्था बताया, इसको दैव्य व्यवस्था बताया, यानी कि इस व्यवस्था को देवताओं ने बनाया है, हमने नहीं बनाया, ऐसा ब्राह्मणों ने लोगों को कहना शुरू कर दिया। तीसरा, प्रतिष्ठा की बात की, जो प्रतिष्ठा है वो किस पर आधारित है, जन्म पर आधारित है, यानी कि जो ऊंचे कुल में जन्म लिया है ऊंचा है, जो निम्न कुल में जन्म लिया है वो नीचा है, ये बात भी उन्होंने कही। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। चलिए, अथवा में इसी क्वेश्चन में दे रखा है कि शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे। उपयुक्त कथन का उचित उदाहरण सहित इस कथन के प्रति अपनी सहमति अथवा असहमति प्रकट कीजिए। तो भाई देखो, मैं तो इस बात को कहूंगा कि भाई प्राचीन भारत में राजा हमेशा क्षत्रिय वर्ग से नहीं होता था। बहुत सारे एग्जाम्पल है, मौर्य वंश का, शुंग और कर्ण का, रुद्रदमन का, सातवाहन वंश का, सबका एग्जाम्पल देखिए, आंसर को खींच सकते हो, बहुत ही बढ़िया आंसर बना सकते हो, बनते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। चलो, क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित हुए। कथन का मूल्यांकन उचित तर्कों तथा उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे विशेषकर आपको विजयनगर साम्राज्य के जितने भी मंदिर है, मंदिरों के बारे में ही बताना है, और मंदिर किस तरीके से धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित हुए थे उसके बारे में बताना है। तो 3-4 जो मंदिर है उनकी विशेषताएं लिखनी है बस, और कुछ नहीं करना है दोस्तों। 3-4 मंदिर, जैसे कि आपका हजार राम मंदिर था, विरूपाक्ष मंदिर है, पंपा देवी मंदिर है ना, आपका विट्ठल मंदिर है। तो इन 3-4 जो जितने भी मंदिर के बारे में आपको पता है, सारे मंदिरों की विशेषता लिख देना था, खत्म करना था। ठीक है, आगे देखो, इसी में दे रखा है कॉलिन मैकेंजी कौन थे। तो कॉलिन मैकेंजी एक अभियंता, यानी कि एक इंजीनियर थे, एक मानचित्रकार थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। हम्पी का पहला भग्नावशेष इन्होंने ही खोजा था, है ना। हम्पी के भग्नावशेष को प्रकाश में लाने तथा मानचित्र पर हम्पी के बाजारों, महलों, मंदिरों को अंकित करने के उनके प्रयासों की समीक्षा कीजिए। मतलब किस तरीके से महल, मंदिर और बाजारों का अंकन किया इन्होंने, किस तरीके से वहां के मंदिर, बाजारों के बारे में पता लगाया। तो सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य का एक मानचित्र बनाया, उस मानचित्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा, है ना, और फिर इनको और छोटे छोटे वर्गाकार भागों में बांटा। उसके बाद उन्होंने पता लगाया कि किस, और मतलब इसको वर्णमाला के एक चिन्ह से अंकित भी कर दिया। फिर पता लगाया कि भाई किस एरिया में कहाँ पे मंदिर, कहाँ पे बाजार, इस तरीके से। ऐसे ही आपके बुक में कुछ ऐसे बता रखा है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा आंसर आप इसका बना सकते हैं, इसका भी ज्यादा लंबा आंसर नहीं बनता है। ठीक है, चलो आ जाओ। पैराग्राफ आधारित क्वेश्चन है, तो भाई पैराग्राफ को फटाफट आप लोग पढ़ लेना, है ना। मैं सीधा सीधा आंसर आपको बता देता हूं। पैराग्राफ आधारित क्वेश्चन हमारा है, देखो पहला है, रुद्रदमन कहाँ के तथा किस वंश के शासक थे। तो रुद्रदमन का संबंध, अगर वैसे देखा जाए तो ये मध्य एशिया से आए थे, लेकिन इनका जो संबंध है गुजरात से है। ठीक है, कहां से, गुजरात। ठीक है, गुजरात से थे। किस वंश से थे भाई, वंश का नाम क्या था, तो शक वंश, है ना, वंश का नाम क्या था, शक। ठीक है, रहेगा सबको याद। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त स्रोत में वर्णित रुद्रदमन की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो रुद्रदमन ने सुदर्शन झील, जो सुदर्शन झील है उसका पुनर्निर्माण करवाया, और इसके लिए लोगों से कुछ भी पैसे नहीं लिया, ना लोगों के ऊपर कोई टैक्स लगाया, सारा खर्चा खुद उठाया। तो इसकी उपलब्धि रही, ये लिख दो। झील के अतिरिक्त प्राचीन भारत में सिंचाई के और कौन कौन से साधन थे, कोई 2 साधन बताइए। तो झील के अतिरिक्त भाई सिंचाई के कौन कौन से साधन हो सकते हैं, बहुत सारे साधन हो सकते हैं, कोई 2 साधन है, कमेंट में बता दो भाई, सारे बच्चे कमेंट में बताओ, कोई भी 2 साधन बता देना झील के अतिरिक्त। देखो, ये जो है डाक व्यवस्था के बारे में है, ये आप देखेंगे, ये स्रोत आपका डाक व्यवस्था के बारे में है। अश्व डाक व्यवस्था, जिसको हम उलुक बोलते हैं, और दावा, जो कि पैदल डाक व्यवस्था है, उसके बारे में। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन, कि इब्न बतूता मूल रूप से कहां का निवासी था। तो कहां का था भाई, मोरक्को से आया था, है ना, मोरक्को से आया था ये। ठीक है, तो मोरक्को का निवासी था। अगला क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त स्रोत में इब्न बतूता द्वारा भारत में प्रचलित कौन सी 2 डाक प्रणाली, 2 प्रकार की डाक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो 2 प्रकार की डाक व्यवस्था में दावा यानी कि पैदल डाक व्यवस्था, और उलुक यानी कि अश्व डाक व्यवस्था, इन दोनों का जिक्र किया गया है। ठीक है, आगे देखो, भारत में किस डाक व्यवस्था को अधिक पसंद किया जाता था। तो भारत में
दावा यानी कि पैदल डाक व्यवस्था को, देखो पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से ज्यादा तीव्र होती थी, ज्यादा जल्दी सूचनाओं को पहुंचाया जा सकता था इससे, तो इसलिए इसको ज्यादा अच्छा माना जाता था। ये आपको इसमें लिखना था। खत्म खत्म कहानी। अगला देखो 33वां जो क्वेश्चन में आपका दे रखा है, ये हमारे शंकर देव के बारे में है ना। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन कि शंकर देव कहां पर वैष्णव धर्म का प्रचार किया। देखो असम में किया था, असम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उनके उपदेशों का क्या उपदेश क्या कहलाए तथा किसे समर्पित है। तो उनके उपदेशों को हम क्या कहते हैं, देखो भगवती धर्म कहते हैं, है ना। भगवती धर्म से संबोधित किया जाता है। और वैष्णव धर्म का प्रचार आगे क्या है, ये किसे समर्पित है, तो ये विष्णु देव को समर्पित है। जो भगवती धर्म है उसको वो किसको समर्पित है, पूरी तरीके से विष्णु जी को समर्पित है, विष्णु भगवान को समर्पित है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, भक्ति के लिए उन्होंने कौन से मार्ग अपनाए। तो भक्ति के लिए उन्होंने कौन से मार्ग अपनाए भाई, देखो क्या लिखा है। भक्ति के लिए शंकर देव ने भक्ति के लिए नाम कीर्तन और श्रद्धावन भक्तों के सत्संग में ईश्वर के नाम उच्चारण पर बल दिया। ठीक है, ईश्वर के नाम उच्चारण और कीर्तन वगैरह पर उन्होंने बल दिया था। इस माध्यम से वो भक्ति करते थे, है ना। भक्ति का यही मार्ग था। आगे उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए सत्र या मठ तथा नामघर जैसे प्रार्थना गृह की भी स्थापना उन्होंने करवाई थी। ठीक है, यानी कि मठ जो होता है जहां पे भिक्षु वगैरह रहते हैं, उनकी भी स्थापना उन्होंने करवाई थी भक्ति के लिए। तो यही पॉइंट आप डाल सकते थे। ये आपका आंसर यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अब आ जाता है मैप। देखो वीडियो सब सही चल रहा है एकदम, ठीक है। बस आपकी ये जो सैंपल पेपर है वो खत्म होने वाली है। विजयनगर, ठीक है जी। देखो विजयनगर, यहाँ पे मैं इंडिया का मैप बना देता हूँ छोटा सा। देखो ये मैंने इंडिया का मैप बना दिया है। अब हमें यहाँ पे इंडिया के मैप में हमें कौन कौन सा लोकेशन दिखाना है। देखो इधर की बात करूँ, ये हमारा गुजरात का लोकेशन है। गुजरात में हमारा गिरनार आ जाएगा एक लोकेशन आपका। गिरनार आई थिंक नीचे की तरफ आता है, इधर की तरफ जहाँ पे हम नागेश्वर दिखाते हैं ना, वहीं पे हमारा गिरनार आता है। ठीक है, एक बौद्ध सांची, एक बौद्ध स्थल। तो यहाँ पे आपको पता है इधर मध्य प्रदेश है हमारा। ठीक है, मध्य प्रदेश के बीचों बीच आप क्या दिखाते हो, आप दिखाते हो सांची को। सांची मध्य प्रदेश के बीचों बीच है। कारले, कारले, कारले की बात करूं तो ये भी एक बौद्ध स्थल है। कारले भी क्या है, एक बौद्ध स्थल है आपका। तो यहाँ पे आपको ये आ जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, कारले जो है महाराष्ट्र में, जैसे जहाँ पे आपका नासिक अजंता है ना, उसी के पास में ये कारले, तो ये आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 लोकेशन आपको यहाँ पे दिखाना था। गिरनार जो कि गुजरात में है, गुजरात में थोड़ा सा ऊपर नीचे आप कहीं भी कर दोगे गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इस साल के सिलेबस में गिरनार का लोकेशन नहीं दे रखा है, तो शायद आने के चांस कम है। इस साल के लोकेशन मतलब इस साल के सिलेबस में गिरनार नहीं है। ठीक है, विजयनगर की बात करूं तो विजयनगर आप सभी को पता है कर्नाटक में है। ये हमारा कर्नाटक का मैप मान लो। कर्नाटक के मैप में इस तरफ आप दिखाओगे, यहाँ की तरफ है ना, बीच में, लेकिन साइड में एक साइड में आपका ये क्या है, विजयनगर का लोकेशन है। ये हमारा क्या है, विजयनगर। ठीक है, यह है विजयनगर। ठीक है, तो ये सारे लोकेशन आपको अपने मैप में दिखाने हैं। बाकी कुछ और दे रखे हैं, देखो नीचे क्या है, शंकर देव का तो हो गया हमारा। अच्छा दोबारा से मैप दे रखा, मैप भी दे रखा, हाँ मैप दे रखा है नीचे। ठीक है, ठीक है। देखो इसी मैप में आपको ना 2 हड़प्पा स्थल के नाम भी देने हैं। देखो क्या लिखा है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के 2 जो लोकेशन है ए और बी चिन्हित किए गए हैं, इनको पहचानिए। क्योंकि 5 लोकेशन आपको मैप में दिखाना होगा, 5 लोकेशन दिखाना होगा, जिसमें से 2 या 3 टिक के होंगे और 2 या 3 खुद आपको भरना होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो ये कौन सा हड़प्पा स्थल है, ये बी जो दे रखा है, कौन सा हड़प्पा स्थल है, कोट दीजिए, कोट दीजी। ठीक है, और इस कोट दीजी यहाँ पे आएगा मात्रा ही वैसे। और ये आपका दे रखा है ए, ये लोकेशन हमारा यहाँ पे चिन्हित कर रखा है, ये हमारा नागेश्वर। ठीक है, ये हमारा नागेश्वर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये मैप जो है कंप्लीट होता है और आपका ये सैंपल पेपर भी कंप्लीट होता है। देखो आगे की वीडियो के लिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है, और इसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। बहुत देर से, लगभग 1 घंटे से बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने। आपको पता है लगातार 1 घंटे बोलना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए इतना किया जा रहा है,
तो वीडियो को लाइक शेयर तो भाई बनता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में। जल्दी से अब मेरे को जिम जाना है तो वीडियो को खत्म करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।